गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम ट्रांसफार्मर यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को समझने की कोशिश कर रहे थे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर था? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर था जिसका उपयोग हम लोग कर रहे थे किसको, हाई वोल्टेज और हाई करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम हाई करंट को मेजर करने का तरीका यानी हाई करंट को मेजर करने वाले ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग करंट ट्रांसफार्मर बोल रहे थे, उसको पढ़ने की कोशिश की थी। वहाँ पे हमने क्या चीज़ जानी थी कि हम लोग क्या कर रहे थे, करंट ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी हाई करंट को हम लोग लो करंट यानी कोशिश कर रहे थे कि आउटपुट के अंदर हमें 5 एम्पेयर करंट मिले, और हम लोग उस 5 एम्पेयर करंट को किससे मेजर कर रहे थे? एक अमीटर के द्वारा। ठीक है, टेक्निकली अगर आप बात करो तो वो स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर था। स्टेप अप का मतलब वो वोल्टेज को बढ़ा रहा था। ठीक है, और जब वोल्टेज बढ़ रही थी तो क्या हो रहा था, क्योंकि शक्ति स्थिर रहती है तो अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो उसके अंदर करंट क्या होएगी, कम होएगी। ठीक है, और करंट कम हो रही थी तो हम लोग उसको किससे मेजर कर रहे थे? अमीटर के द्वारा। आज के लेक्चर के अंदर हम उस टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, अगर आप वहाँ से तुलना करो तो सेम ये भी वही वैसा ही कुछ काम करेगा, पर यहाँ पे यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के अंदर ये वोल्टेज को मेजर करेगा। ठीक है, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए ये क्या करेगा, 400 वोल्ट से ज़्यादा जितनी भी वोल्टेजेस रहती हैं, ठीक है, जैसे 400 वोल्ट से ज़्यादा, जैसे अगर आप वितरण की बात करते हो तो 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, और अगर आप पारेषण की बात करते हो तो 1,32,000 वोल्ट, 2,20,000 वोल्ट और 4,00,000 वोल्ट तक की वोल्टेज को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इस ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग क्या नाप रहे हैं, मैंने क्या बताया, वोल्टेज को नाप रहे हैं। तो वोल्टेज को नापने के लिए हम लोग जो उपकरण लगाते हैं, क्या कौन सा उपकरण लगाते हैं? वोल्टमीटर। ठीक है, तो वोल्टमीटर को हम लोग कभी भी वोल्टेज नापने के लिए कौन से क्रम में लगाते हैं? हम लोग हमेशा सर्किट के समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे अपन करंट ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे तो हमने क्या करा था, जो करंट ट्रांसफार्मर था उसको सर्किट की श्रेणी में लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि वहाँ पे अपन करंट नाप रहे थे और करंट हमेशा श्रेणी के अंदर नापी जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अपन वोल्टेज को नाप रहे हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगेगा वो कहाँ पे लगेगा? वो सर्किट के समांतर के अंदर लगेगा। ठीक है, अब जैसे इसको बनाते हुए समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समांतर के अंदर लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर बाई चांस ये कोई सप्लाई जा रही है, ठीक है, हाई वोल्टेज की सप्लाई है, ये जैसे फेज़ है और ये जैसे न्यूट्रल है, तो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रहेगा ना वो कैसे कनेक्ट रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कुछ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और वोल्टेज को हम लोग क्या कोशिश करेंगे, स्टेप डाउन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वोल्टेज को जब भी हम लोग स्टेप डाउन करते हैं तो कैसे करते हैं? आपको पता है कि अगर ये प्राइमरी वाइंडिंग है तो उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी वो किस प्रकार की रहेगी? वो रहेगी कम टर्न वाली वाइंडिंग। ठीक है, और कम टर्न वाली वाइंडिंग जब भी रहती है तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आउटपुट के अंदर यहाँ पे क्या लगा देंगे, वोल्टमीटर लगा देंगे। ठीक है, अब इस टाइप के ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग शेल टाइप के ट्रांसफार्मर का उपयोग करें। क्यों करें? क्योंकि शेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर रहता है ना वो लो वोल्टेजेस के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को बेसिकली क्या करना है, लो वोल्टेज के अंदर किसको कन्वर्ट करना है, हाई वोल्टेज को। ठीक है, अब जैसे अगर अपन शेल टाइप का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं तो मैंने क्या बताया कि अगर बाई चांस आप शेल टाइप का ट्रांसफार्मर बना रहे हो तो यहाँ पे सिंबल के अंदर हम लोग वो जो 2 लाइनें बना रहे थे वो नहीं बनाएंगे। वो किस केस के अंदर बनाते हैं, वो हम लोग कोर टाइप के ट्रांसफार्मर के अंदर बनाते हैं। ठीक है, अब संरचना की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो है स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और संरचना के अंदर और क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे अगर अपन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं इसकी, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक तो ये क्या है, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, स्टेप डाउन टाइप प्रकार का कौन सा क्या है, ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि ये जो यहाँ पे जो भी हम लोग कोर इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो जो कोर रहे उसका साइज़ क्या रहे, छोटा रहे। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोर का साइज़ छोटा रहे। ठीक है, अगर बाई चांस किसी भी ट्रांसफार्मर के कोर का साइज़ छोटा रहेगा तो क्या रहेगा, उससे
खूब मतलब फ़ायदे होंगे। जैसे क्या फ़ायदा होएगा, एक तो जब भी आप कोर का साइज छोटा रखोगे तो क्या होएगा, जो दोनों प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियाँ हैं ना वो पास पास रहेंगी, ठीक है। और अगर पास पास रहेंगी तो प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होएगा, लिंक होएगा। और बाई चांस अगर पूरा का पूरा फ्लक्स अगर सेकेंडरी से लिंक होता है तो हम लोग ये मानेंगे कि जो उनके बीच में जो वेस्टेज होने का फ्लक्स के चांसेस थे ना वो कम हो गए, ठीक है। यानी अगर आप नॉर्मल स्थिति के अंदर कनेक्ट करते तो जितना भी फ्लक्स वेस्ट हो रहा था ना उससे बहुत कम वेस्ट होएगा, ठीक है। तो अब जैसे इनको लिखने की कोशिश करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग छोटे कोर का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, छोटे क्रोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्रोड का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे और क्या बोला मैंने कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होएगा वो कौन से प्रकार का रहेगा, वो शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर रहेगा। कौन सा रहेगा, शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे, ठीक है, ट्रांसफार्मर उपयोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बोला कि क्योंकि छोटा कोर इस्तेमाल हो रहा है, मैंने क्या बोला कि क्योंकि छोटा क्रोड इस्तेमाल हो रहा है ना तो वहाँ पे क्या होएगा, वो जो वाइंडिंग्स रहेंगी दोनों की दोनों वाइंडिंग यानी कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पास रहेगी। और पास रहने के कारण वहाँ पे चुंबकीय जो क्षरण होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, चुंबकीय क्षरण, ये क्या होएगा, कम होएगा, ठीक है। और चुंबकीय क्षरण कम होएगा तो एक तरीके से क्या होएगी, ट्रांसफार्मर के अंदर जितनी भी क्षतियाँ होती है ना वो शक्तियाँ कम होएगी, ठीक है। अब जैसे अगर आप और क्या बात करते हो, चुंबकीय क्षरण क्या होएगा, कम होएगा। चुंबकीय क्षरण का मतलब क्या होगा, एक तरीके से वो ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस कम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अपन ने वहाँ पे पढ़ा था जब करंट ट्रांसफार्मर को पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बताया था, जितनी भी करंट इनपुट के अंदर आती है ना उस करंट को हम लोग किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग उस करंट को कन्वर्ट कर रहे थे 5 एम्पेयर आउटपुट के अंदर, ठीक है। वैसे ही अगर अपन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं ना तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो इस हिसाब से रखा जाता है कि आउटपुट के अंदर यहाँ पे अपने को जो वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 110 वोल्ट। कितनी, 110 वोल्ट। कई बार डायरेक्टली अपने से ये पूछ लिया जाता है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का आउटपुट कितना रहता है, तो 110 वोल्ट रहता है, ठीक है। ऐसे अगर आप करंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे तो करंट ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या था, उसका आउटपुट था 5 एम्पेयर, ठीक है। अब जैसे अगर आप बाई चांस किसी भी इनपुट वोल्टेज के लिए बात कर रहे हैं, जैसे अगर आप बात कर रहे हो कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितनी है, 132 kV, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रांसफार्मर रहेगा ना इसका ट्रांसफार्मर गुणांक क्या रहेगा, इसका ट्रांसफार्मर गुणांक रहेगा 110/132,000, ठीक है। यानी 1,32,000 के को मैंने क्या कर दिया, हज़ार के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्या होएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 1200 गुना क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, ये 1200 गुना कम हो रही है, ठीक है। अब 1200 गुना कम हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर गुणांक है वो क्या है, 1/1200, ठीक है। अब बाई चांस जैसे अगर आपको बताना हो, क्या बताना हो, आपको ये बताना हो कि भाई जो भी आपने यहाँ पे इनपुट दिया है और जो आउटपुट अपने को मिला है और जो वोल्टमीटर नाप रहा है ना वो वोल्टमीटर एग्जैक्ट कितने नाप रहा है, ठीक है। तो अपन लोग कैसे पता लगेंगे, देखिए ना जो वोल्टमीटर रहेगा क्योंकि उसकी भाई अपन ने क्या बोला, आउटपुट के अंदर कितना वोल्ट निकलेगी, 110 वोल्ट निकलेगी। तो ये जो वोल्टमीटर इस्तेमाल होगा ना ये भी कौन सा होगा, ऐसा वोल्टमीटर इस्तेमाल होगा जिसकी रेंज रहेगी 0 से लेके 110 वोल्ट तक की, ठीक है। अब क्या रहेगा, अब जब भी ये वोल्टमीटर नापेगा ना तो मैक्सिमम कितना नाप सकता है, 110 वोल्ट, ठीक है। और मैक्सिमम 110 वोल्ट नापने का मतलब है कि ये इसके अंदर जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है, 1,32,000, ठीक है। अब बाई चांस कोई भी वोल्टेज ये दिखाता है ना तो अपने को कैसा पता चलेगा कि एक्चुअल जो वोल्टेज आ रही है वो कैसे आ रही है, कितनी आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी जो भी वोल्टेज इसके अंदर आउटपुट के अंदर अपने को दिखाई जा रही है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब भी जो भी वोल्टेज इसके आउटपुट के अंदर अपने को दिखाई जा रही है ना उस वोल्टेज को हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणांक के द्वारा गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी जैसे अगर बाई चांस जैसे देखिए ना, अगर 110 वोल्ट इसने दिखाया आउटपुट के अंदर तो आप क्या करोगे, 110 को गुणा कर दोगे किससे, 1200 से,
किससे कर दोगे, 1200 से कर दोगे तो आप क्या देखोगे, देखिए ना 3 जीरो, जैसे इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 कितने हो गए 13, यानी आउटपुट के अंदर अपने को कितना वोल्टेज दिख रहा है भाई। इनपुट के अंदर 132 था तो अपने को आउटपुट के अंदर कितना दिखा, वोल्टमीटर के अंदर कितना दिखा 110 वोल्ट, ठीक है। और बाई चांस जैसे वोल्टेज कम आ रही है, जैसे ये जो वोल्टमीटर है ना ये 100 वोल्ट दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है 100 वोल्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होएगा कि भाई आउटपुट के अंदर अपने को इनपुट के अंदर कितना वोल्टेज मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे इसको 110 इंटू 100 कर दिया, 100 इंटू 1200 कर दिया। 100 इंटू 1200 क्यों करा कि 100 वोल्ट तो इस वोल्टमीटर ने अपने को दिखाया, और 1200 क्या है, 1200 इसका एक तरीके से इसका ट्रांसफार्मर गुणांक है। तो अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहोगे ना तो इसका मतलब क्या हो गया, इसने आउटपुट के अंदर कितना 1,20,000 वोल्ट इसको मिला था, जिसको अब इसने नाप लिया किस वोल्टमीटर के द्वारा, 100 वोल्ट के वोल्टमीटर के द्वारा, ठीक है। अब जैसे कई बार अपने दिमाग के अंदर क्वेश्चन आया कि भाई ये जो क्रोड है ना, क्रोड छोटा करने से अपने को हानि हो सकती है क्या। वैसे अगर अपन बात करें तो वहाँ पे आने की संभावना बहुत कम रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि आप देखिए ना, क्योंकि यहाँ पे स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे कोर छोटा इस्तेमाल इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि जो वाइंडिंग रहेगी ना, उन वाइंडिंगों के अंदर सेकेंडरी साइड के अंदर क्या रहेगा, वोल्टेज कम आ रही है, ठीक है। तो कम आ रही है तो वहाँ पे अपने को इंसुलेशन की भी क्या रहेगा, एक तरीके से फ़ायदा रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कम वोल्टेज के अंदर अपने को पता है कि जो इंसुलेशन है वो क्या करना पड़ता है, अपने को कम रखना पड़ता है, ठीक है। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के अंदर वो कन्वर्ट करता है, और लो वोल्टेज कितने वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, 110 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको समांतर क्रम के अंदर लगाते हैं, और जो वोल्टमीटर रहेगा वो वोल्टेज नाप के ये बता देगा कि एक्चुअल में कितनी वोल्टेज आ रही है, ठीक है। हमने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग इसलिए किया सिर्फ और सिर्फ कि जो नॉर्मल मीटर होता है ना, उस नॉर्मल मीटर से हम लोग हाई वोल्टेज को नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल मीटर से अगर आपको हाई वोल्टेज को नापना है, जो कि किफ़ायती रहता है बड़े मीटर की तुलना के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। और वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, अगर करंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो तो वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप अप यानी करंट को स्टेप डाउन करके आउटपुट के अंदर 5 एम्पीयर देगा, और हम लोग मीटर से नाप लेंगे। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के अंदर क्या करेगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करके क्या करेगा, वोल्टमीटर के द्वारा नाप लेगा। अपने को दोनों की रेंज अच्छी तरीके से याद रखनी है कि करंट ट्रांसफार्मर के अंदर तो आउटपुट क्या रहता है, 5 एम्पीयर रहता है, और वोल्टेज ट्रांसफार्मर के अंदर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के अंदर क्या रहता है, 110 वोल्ट रहते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि अपने इनपुट के अंदर जो वोल्टेज रहे वो 1,32,000 रहे, इसकी जगह बाई चांस 4 लाख वोल्ट रहती है ना, कितनी, जैसे 400 kV रहती है, तो उस केस के अंदर जो ट्रांसफार्मर गुणांक रहेगा वो अलग रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो भी ट्रांसफार्मर अपन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ना, उस ट्रांसफार्मर की ये विशेषता रहेगी कि आउटपुट के अंदर हमेशा 110 वोल्ट ही रहे, इनपुट कुछ भी रहे, ठीक है। तो अगर जैसे ये ट्रांसफार्मर रहेगा ना, तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर गुणांक रहेगा, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी होता है, तो 110/4 लाख रहेगा, जो कि कितना रहेगा, आप देख पा रहे हो, एक तरीके से 11/40,000। अब जैसे जो भी वोल्टमीटर अपने को दर्शा रहा है, जैसे वोल्टमीटर बाई चांस 100 वोल्ट दर्शा रहा है, जैसे 110 वोल्ट दर्शा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट उल्टे से गुणा कर देंगे, यानी 40,000/11 से अगर आप इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10, और एग्जैक्ट ये क्या बता देगा, 4 लाख वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग उस केस के अंदर, ठीक है, यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हर इनपुट वोल्टेज के लिए जो ट्रांसफार्मर गुणांक है वो क्या रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। अब जैसे इसके उपयोगों की अगर अपन बात करते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके उपयोग की बात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के उपयोग कहाँ कहाँ रहेंगे। एक तो देखिए ना, एक उपयोग तो सीधा सीधा यहीं पे ही है कि मैंने क्या बोला, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ कर रहे हैं हम लोग। एक तो सीधा यही उपयोग है कि हम लोग इसका उपयोग करते हैं मीटरिंग पर्पस के लिए। किसके लिए, मीटरिंग पर्पस के लिए, ठीक है, मीटरिंग के लिए उपयोग कर रहे हैं हम लोग। मीटरिंग का मतलब क्या है कि वोल्टेज को नापने के लिए, ठीक है। ये जैसे इसका पहला उपयोग हो गया।
दूसरा इसका उपयोग क्या होता है कि हम लोग जब भी पावर हाउसेस की बात करते हैं, जिसको अपन टेक्निकल टर्म के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या बोलते हैं, ग्रिड सबस्टेशन। तो जब भी अपन ग्रिड सबस्टेशन की बात करते हैं तो उनका जो इनपुट या आउटपुट वाला जो सिरा रहता है ना, उस ग्रिड सबस्टेशन से बाहर आने वाला या अंदर आने वाले उस सिरे को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीडर। ठीक है, तो इसका एक और कार्य रहता है कि ये फीडर की सुरक्षा करता है। ठीक है, फीडर का प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ रहता है कि अगर बाय चांस आप 2 या 2 से ज़्यादा जनरेटर्स को एक साथ चला रहे हो, तो अपने को क्या पता है कि अगर बाय चांस आपको 2 से ज़्यादा अगर जनरेटर्स को एक साथ चलाना है और उनका आउटपुट भी एक ही लाइन के द्वारा लेना है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, उन सब के सब जनरेटर्स को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन के अंदर भी उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे अपन क्या करते हैं, वोल्टेज को नाप के उनको क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, जनरेटर के समांतर प्रचालन में, अगर आप जनरेटर का समांतर प्रचालन कर रहे हैं तो मैं जनरेटर को सिंक्रोनाइज करने हेतु, ठीक है, सिंक्रोनाइज करने हेतु। अब सिंक्रोनाइज करना क्यों आवश्यक है, ये हम लोग डिटेल के अंदर जनरेटर वाली यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है क्या, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का कार्य मैंने बता दिया कि बेसिकली ये क्या करता है, इनपुट कोई भी वोल्टेज रहती है उसको 110 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, और हम लोग नॉर्मल वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग क्या कर लेंगे, उस वोल्टेज को नाप लेंगे। होप आज जो अपन ने डिस्कस करा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ को आपके फ्रेंड्स के साथ आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक के ऊपर शेयर किया कीजिए, और मुझसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।